हेलो स्टूडेंट्स, सीए पढ़ाई आज के दिन बहुत टफ मानी जाती है और हमेशा से टफ थी, पर अभी कुछ ज़्यादा टफ मानी जाती है बिकॉज नोबडी वांट्स टू वेस्ट देयर टाइम और देयर नंबर ऑफ ईयर्स और लाइफ। जो आपका प्राइम टाइम होता है ना पढ़ाई का, उसको कोई वेस्ट नहीं करना चाहता। इसकी सबसे बड़ा रीज़न क्या है? अटेम्प्ट्स। एक बार हम लोग अटेम्प्ट्स के साइकिल में घुस जाते हैं ना, तो फिर निकलना बहुत मुश्किल होता है। जो सवाल है कि किसके लिए एग्जाम सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है, फर्स्ट अटेम्प्टर के लिए कि रिपीटर के लिए? क्लियर कट आई विल से रिपीटर। बिकॉज जब आप एक बार ना फेल हो जाते हो ना, तो आपका मनोबल इतना टूट जाता है कि उस टूटे हुए मनोबल के साथ फ्रेश फिर से पढ़ने की क्षमता, मेहनत करने की इच्छा वो खत्म हो जाती है। एक फर्स्ट अटेम्प्टर जो होता है ना, उसको फेल होने का दर्द नहीं है, तो वो तो अपनी पढ़ाई कर रहा है, अपने रूटीन में है, चाहे क्लासेस करना हो, चाहे बुक्स करना हो, चाहे नोट्स बनाना हो, जो भी है, और वो जाके एग्जाम देगा। जब आपका मन खुश होता है और वो डर नहीं होता, पैनिक नहीं होता, तो काम करना ईजी होता है। मैंने कई दफ़े ये एक्सपीरियंस किया अपने खुद के साथ भी कि जब मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता हूँ, डिप्रेशन में रहता हूँ, उस वक्त मेरे लिए ना बुक्स बनाना, पढ़ाना मुश्किल हो जाता है। और जब मैं हैप्पी होता हूँ, मेरे लिए बुक्स भी मेरी फास्ट बनती है, मैं क्लासेस भी फास्ट लेता हूँ। तो रिपीटर स्टूडेंट के बारे में आप ज़रा सोचो, जिन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, जिनका नहीं हुआ, वो एक तो उनको ऑलरेडी मन में ये नेगेटिव जा चुका है कि मैं फेल हो सकता हूँ, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी बिकॉज मैं फेल हो चुका हूँ। तो जब वो मेहनत करते हैं, उनको बार बार यही आके दिमाग में टोकना चालू कर देता है कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, पता नहीं सही कि नहीं, इस बार भी फेल हो गया तो, इस बार भी फेल हो गया तो, और उस टूटे हुए कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ना डिफिकल्ट है। तो आई विल गिव यू सम टिप्स। ये टिप्स फर्स्ट अटेम्प्टर्स के लिए भी मैं दूंगा और कुछ टिप्स मैं रिपीटर्स के लिए भी दूंगा, जो रिपीट स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, सबके लिए। नंबर 1, आपको ये रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए एकदम अच्छी तरह से कि ICAI ने अब अपना पेपर पैटर्न बदल दिया है। वो वक्त अब जा चुका है कि हम लोग सिर्फ स्कैनर 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 पढ़ के चले जाएं और उसमें से चलो 40-50% तो मिलता जुलता या रिपीट आएगा और हम पास हो जाएंगे, 40 ले आएंगे। वो वक्त अब जा चुका है। जो नए क्वेश्चन पेपर्स ICAI ने निकाले हैं, बावजूद उसके कि 3 बार एग्जाम हो रहे हैं, 2 बार के बदले, फिर भी पता नहीं ICAI का जो बोर्ड ऑफ स्टडीज नोएडा वाला है वो इतनी मेहनत कर रहा है या पता नहीं पानी की तरह पैसा बहा रहा है फॉर पेपर सेटिंग की एक ग्रेड क्वेश्चन पेपर सेट हो रहा है। एक ग्रेड, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, यू हैव गॉट लेंथी क्वेश्चन पेपर्स, ऑल न्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। एक भी पुराने से मिलता हुआ क्वेश्चन नहीं, सारे नए टाइप के क्वेश्चन, सारी लंबी लंबी कहानियां, एकदम अतरंगी टाइप के। तो एक तो है कि भाई हमको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा यस कि ICAI का पैटर्न अब बहुत डायनेमिक हो गया एंड दिस इज नेवर गोइंग टू गो डाउन। ये अब ऊपर ही जाते जाएगा। एक बार वो सिस्टम चालू हो जाता है ना, तो चालू हो जाता है। तो सर ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये बात अपने दिमाग में डाल लो, आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि मैं सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ के चला जाऊंगा तो हो जाएगा, बिकॉज रिपीट आने वाला नहीं है। क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस हो जाएगी पर वो रिपीट होने वाला नहीं है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे अब तक क्वेश्चन नहीं आया और जिस पे अब वो लोग क्वेश्चन डालना स्टार्ट कर चुके हैं। तो आपको फुल 100% कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी और सारे चैप्टर्स पढ़ के जाने पड़ेंगे। ये एकदम अच्छी तरह से मान लो। हम लोग बहुत कोशिश करते कि नहीं कुछ शॉर्टकट मिल जाए एग्जाम टाइम में कि ये कर लूँ वो कर लूँ जिससे हो जाए, पर शॉर्टकट का ना नुकसान ज़्यादा है और फ़ायदा कम है। अगर हमारे हाथ में हम प्लान बना के चल रहे हैं, समय है हमारे हाथ में, तो हमें उसको भरपूर यूज़ करना चाहिए। डोंट वेस्ट योर टाइम, उसी से फ़ायदा हो जाएगा। शॉर्टकट में भागना ही नहीं पड़ेगा अगर तुम डिसिप्लिन के साथ फुल टाइम लगा के मेहनत कर रहे हो। तो देखो, सारी जो स्ट्रैटेजी होती है ना कि ये करेंगे वो करेंगे, ऑल दैट स्ट्रैटेजी इज नाइस एंड इट हेल्प्स व्हेन यू आर ऑलरेडी 100% प्रिपेयर्ड। जैसे एक करोड़पति अरबपति आदमी अगर वो हमें ज्ञान दे कि मोक्ष करना है, ये करना है अच्छी चीज़ों का, तो हमें विश्वास नहीं होता। बिकॉज बोलते तुम तो कमा के बैठो, तुम्हें मेरी तकलीफ कहाँ से पता होगी। एग्जैक्टली जो जिसका पूरा 100% सिलेबस ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है और वो अगर स्ट्रेटजी की बात करे, A कैटेगरी B कैटेगरी, तो समझ में आता है क्योंकि वो तो 100% करके बैठा है। और हम बिना 100% किए अगर हम सीधा A B कैटेगरी इसमें घुस के कोशिश करें कि हम बस सेलेक्टिव स्टडी करके चले जाएं या ये शॉर्टकट मार ले जिससे हो जाएगा, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। आप अक्सर रैंकर लोग के मुंह से सुनते होंगे कि मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मॉक टेस्ट देना पड़ता है। रैंकर मॉक टेस्ट की बात क्यों करता है? बिकॉज वो 100% सिलेबस उसका प्रिपेयर्ड रहता है, उसके बाद वो मॉक टेस्ट देता है, तब उसको पता चलता है कि हाँ प्रिपेयर करने के बावजूद भी मेरे ये टेस्ट में नंबर यहाँ और इंप्रूव हो सकते हैं और मेहनत करनी है। और वो स्टूडेंट जो 100% प्रिपेयर ही नहीं किया, रिवाइज ही नहीं किया, वो सोच रहा है कि मॉक टेस्ट कोई मंत्र है जिसको दे दे के मैं इंप्रूव हो जाऊंगा, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। अगर आपका 100% सिलेबस ही रेडी नहीं है तो आप बार बार मॉक टेस्ट देते भी रहोगे तो भी आपको उसमें इंप्रूवमेंट नहीं आने को मिलेगा। और हाँ, ये बात तो कॉमन सेंस है कि देयर इज अ रैंडमनेस इन द सेंस कि अगर मान लो मैं 4 बार एक ही सब्जेक्ट का पेपर दूं तो 4 बार मेरे नंबर अलग अलग आएंगे। तो उसमें हम ये नहीं बोल सकते कि इंप्रूवमेंट या खराब हुआ है, वो देखना भी पड़ेगा कि मेरी बेस प्रिपरेशन कैसी है।
तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपको ये अपने दिमाग में रखना है कि आईसीए का पेपर पैटर्न डायनामिक हो चुका है। अगर आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, आप पुराने स्कैनर स्टाइल में पढ़ोगे, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। सेकेंड, 100% पूरा कवरेज कॉन्सेप्ट्स करके जाओ, टाइम वेस्ट ना करो। 100% तब मुमकिन है जब आपने शुरू से डिसिप्लिन से काम किया है, अर्ली स्टार्ट किया है। अगर आपने लेट स्टार्ट किया है तब आप 100% कर ही नहीं सकते। तब मैं एक सीधी सीधी बात बोलूँगा, अगर तुमने लेट स्टार्ट किया है, इट इज़ बेटर टू डेफर योर टर्म। रैंडम जाके बैठ जाने से पास होना बहुत तुक्केबाजी वाली बात है। डेफर कर लो टर्म, या एक एक ग्रुप करके तैयारी कर लो, ग्रुप वाइज दे दो। एक ग्रुप में 3 पेपर होते हैं तो ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल में भी आ पाएगा। पर हाँ, 100% तैयारी के साथ अपने को बैठना पड़ेगा। रिपीटर्स स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। जब रिपीटर स्टूडेंट के साथ जो सबसे बड़ी समस्या होती है, मैं बता देता हूँ क्या है। मैं सीए के अंदर रिपीट नहीं किया था। सीए में तो मैं रैंकर था ऑल इंडिया शुरू से फाइनल तक। मुझे तकलीफ हुई थी आईआईटी जेईई के एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे मैंने एकदम ये एक्यूटली महसूस किया था कि एक बार आप फेल हो जाते हो और उसके बाद आप पढ़ते हो ना, तो आप इतने डरे हुए रहते हो, इतना डिसबिलीफ आ जाता है खुद के ऊपर कि यार मैं तो फेल हो चुका हूँ, इट इज़ प्रूव्ड। तो अब मैं क्या मेहनत करूँ या कैसी मेहनत करूँ जिससे मैं सक्सेस के बैरियर में जा पाऊँ। मन में एक डर तो आ ही चुका है, तो उस डरे हुए कॉन्फिडेंस के साथ काम करना बहुत दिक्कत होता है। और हमारा जो कॉन्फिडेंस है ना वो ऐसे से होगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ऊपर है तब तो ठीक है, मेहनत करना है, ऊपर है तब एंजॉय नहीं करना है। जब कॉन्फिडेंस ऊपर है तब तो और जान लगा के पढ़ाई करना है। लेकिन जब कॉन्फिडेंस नीचे आए ना, तो मैं 2 चीज़ें बता रहा हूँ जिससे तुमको बहुत हेल्प करेगा अपने पास्ट फेलियर को ओवरकम करने में। नंबर 1, जब एकदम माइंड डाउन चला गया है तो एक तो ये सोच लेना, उस वक्त एकदम तुरंत चैंटिंग करना चालू कर देना। ठीक है, चैंटिंग करना मतलब चैंटिंग अब क्या करना है नहीं करना वो तुम पे है। तुम भगवान का नाम चैंटिंग कर सकते हो, या तुम अपने लक्ष्य अपने गोल का चैंटिंग कर सकते हो कि मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना। तुमको उससे होप मिलेगी और एक बार तुम्हारा माइंड थोड़ा ठीक होगा। और माइंड ठीक करते उसको रोको मत, उसको फ्लो को बनाना, कर्म से फॉलो अप करना। कैसे? जब माइंड एकदम डाउन जा रहा है तो पिकअप समथिंग दैट इज ईजी, जो तुमको इंटरेस्टिंग लगता है, जिसमें तुमको मालूम है कर लोगे, और उसको बस करना चालू करो। टाइमर लगा के दादा करता चालू करो। तुम देखोगे जैसे ही तुम काम करोगे धीरे धीरे तुम डिप्रेशन या वो टेंशन के बाहर निकल के आ रहे हो। और जब मोमेंटम पिक हो जाए तब फिर आलस नहीं, तब और हार्ड टॉपिक्स को उठा के रिवाइज करना चालू कर देना। अगर तुम डिसिप्लिन से सस्टेन कर लिए ना, तो मैं बता रहा हूँ तुम्हारा वो जो डाउन्स है वो कम हो जाएगा, अप्स ज़्यादा रहेगा। मतलब एक नॉर्मल साइन ग्राफ में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ बनते हैं, मतलब सेम नंबर ऑफ अप सेम नंबर ऑफ डाउन, ऐसे वेव। अगर हम डिसिप्लिन से काम कर रहे हैं और कर्म कर रहे हैं, कर्म से बढ़िया कॉन्फिडेंस कोई चीज़ में नहीं आ सकता। चैंटिंग एक बार आपको मतलब मन को उठा देगा, पर उसके बाद आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, बिना कर्म के कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर तुम डिसिप्लिन से करते रहोगे ना, तुम देखोगे तुम्हारे अप्स ज़्यादा हो रहे हैं, डाउन्स कम हो रहे हैं, और डाउन की इंटेंसिटी भी कम हो रही है। मतलब इतना माइंड नीचे नहीं जाएगा, माइंड थोड़ा सा नीचे जाएगा और फिर ओवरकम कर लोगे। तो प्लीज़ कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 1, यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि सिर्फ वो PYQ वो सब करने से नहीं हो जाएगा। RTP MTP हाँ वो भी ज़रूरी है, वो करना चाहिए, पर वो गारंटी नहीं देता पास होने की। तो हमको 100% तो पढ़ना ही चाहिए, उसी से गारंटी मिलेगी हमको पास होने की। बिकॉज कुछ भी नया आ जाएगा ना, तो भी हम लोग अपनी अकल लगा के क्रैक कर पाएंगे। नंबर 2, जब तुम्हारा मन डाउन हो तो अपने लिए ना कुछ चैंटिंग के लिए बना लो कि मैं ये बोलूँगा जिससे मुझे कॉन्फिडेंस आए। अब अलग अलग इंसान को अलग अलग चीज़ से कॉन्फिडेंस आता है, तो इसका कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है। कोई किसी को भगवान का नाम बोलने से आता है, किसी को अपने गोल्स का बोलने से आता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो तुम अपने लिए सोचो कि मैं ये बोलूँगा, इससे मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ेगा और मैं डाउन नहीं जाऊँगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, काम जरूर करते रहना। मतलब हैप्पी है देन ऑल्सो स्टडी, सैड है देन ऑल्सो स्टडी, इमोशनल हो देन ऑल्सो स्टडी, एंग्री हो देन ऑल्सो स्टडी, डिप्रेस्ड हो तो भी स्टडी तो करना ही पड़ेगा। स्टडी करे बिना, कर्म किए बिना अल्टीमेटली उसके बाहर निकल के आओगे नहीं। सबके हालात खराब होते हैं, किसी को कुछ समस्या, किसी को कुछ समस्या है। तुम जब तक कर्म नहीं करोगे तुम उसके बाहर नहीं निकल के आ सकते। उस सिचुएशन से बाहर तुम निकल सकते हो, तुम्हें पोटेंशियल है, पर कर्म करते रहना पड़ेगा। ओके, ऑल द बेस्ट। एंड मेरा यही सुझाव है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पूरा जी जान लगा दो मैक्सिमम, कि सेकंड थर्ड की नौबत ना आए। और अगर हाँ सेकंड थर्ड की नौबत आ गई तो उसके बाद में आज से सोचने की जरूरत नहीं है। आई डोंट हैव टू हैव अ प्लान बी एंड बैकअप एवरी टाइम। अगर हो गया बुरा, नहीं हो पाया मेरे से, तो सेकंड में करेंगे ना जान लगा के, थर्ड में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। लाइफ बहुत लंबी होती है, वो ऐसा नहीं कि अभी हम लोग तुरंत ही मरने वाले हैं, खपने वाले हैं, ऐसा नहीं। एक एवरेज उम्र अगर मैं बोलूँ ना इंडियंस की तो 80 साल जाती है, लड़कों की 80 जाएगी, लड़कियों की 85 तक जाएगी, ये एवरेज है, एकदम बता रहा हूँ मैं। तो इतनी जल्दी तुम मरने वाले नहीं हो, डिग्री मिल जाएगी, एकदम दी बेस्ट हो जाएगा लाइफ में। लाइफ लॉन्ग तुम्हारे नाम के साथ एक डिग्री रहेगी। सीए की जो वैल्यू है वो डिग्री वाइज बहुत पावरफुल वैल्यू है, वो लाइफ लॉन्ग तुम्हारे साथ रहेगी, वो तुम्हारे हर चीज़ को अफेक्ट करेगी। यू में थिंक कि सर जॉब को अफेक्ट करेगी या मेरे प्रैक्टिस या बिजनेस को, भाई वो हर चीज़ को अफेक्ट करेगी। तुम सीए बनने के बाद, मैं गारंटी बोलता हूँ, डिग्री आ जाने के बाद तुम बिजनेस भी चालू करोगे ना, नॉर्मल बिजनेस, उसमें भी तुमको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा सेट्रस पैरिबस, तुमको पर्सनल लाइफ में भी बेनिफिट मिलेगा, ऑल थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। तो करते रहो। मुझसे अक्सर स्टूडेंट लोग पूछते रहते हैं कि सर मेरी एज अभी 34 हो गई, 30, अरे क्या हो गया, एज हो गई क्या? 34 तो जवान होता है भाई, 34 मरने वाली उम्र हो गई क्या? 34 क्या होता है? कुछ नहीं होता 34-35, ठीक है। तुम करो ना, हो जाएगा, ट्राई करते रहो। और जितना अच्छा इन्होंने ये ग्रुप का सिस्टम बना दिया है कि ग्रुप करके दे सकते हो, तो बहुत ही अच्छा है कि एक बार में एक ग्रुप का प्रेशर लेके करो, हो जाएगा। ऊपर से साल में 3 बार अटेम्प्ट हो रहे हैं, तो ये भी नहीं कि मेरी फेलियर 6 महीने एक्सटेंड होगी, इट विल बी एक्सटेंड ओनली बाय 4 मंथ्स। तो बी बेटर प्रिपेयर्ड। फास्ट का ज़माना है, 2020 का ज़माना है। ओके, ऑल द बेस्ट।